तो इंसान उजाले की ओर चले और ऐसे में मार्ग प्रशस्तक अगर बढ़िया मिल जाए तो राम सुगम हो जाते हैं। मेरी मुराद है, मेरा आशय है आदरणीय श्री डॉक्टर रामधरी शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत पधारे और हमें आशीर्वाद दें। मंचा से आज के उत्सव में एकता के नए ज्ञान जी को बोलने परम श्रद्धेय आदित्य जी कार्यक्रम के संरक्षक, हमारे सबके गौरव, नवगीत के मर्मत एक विधा मेरी फीलिंग नहीं है जिनका ज्ञान संपूर्ण साहित्य के मर्मत के व्याख्याता है, विश्लेषक जी और बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं भाई रामचंद्र वर्मा जी। हमारे उन्नाव से पधारे श्री उमेश नावी जी जो एक अच्छे बेकार हैं कवि और अवधि की सेवा में जिन्होंने अपने जीवन को व्यतीत रखा। इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ और सभी साहित्य प्रेमियों को, मित्रों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को यथोचित नमस्कार प्रणाम। डॉक्टर अशोक अज्ञानी के विषय में उनके व्यक्तित्व के, उनके कृतित्व के विभिन्न आयामों पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया। सर्वेश जी ने परिचय देते हुए जो व्यक्तित्व की आधारशिलाएं निर्मित की उस पर इतना बड़ा प्रासाद बन गया। आदरणीय द्विवेदी जी ने, आदित्य जी ने उतनी ऊंचाइयां दे दी कि आज मैं उस गरिमा को अपने आप में समाई। हमारे शर्मा जी ने बहुत बातें कही, अन्य लोगों ने भी कही और अभी हमारे अध्यक्ष जी। मित्रों, आप सबने डॉक्टर अशोक अज्ञानी को तब पाया, तब देखा जब वे अपने सृजन कर्म के माध्यम से जनपद की सीमाओं से परे राजधानी लखनऊ तक आ चुके थे या आ चुके हैं और प्रदेश भर में छा गए हिंदी जगत में उनकी चर्चा। मुझे यह सौभाग्य मिला है, चूंकि मैं बिसराव कॉलेज में प्राचार्य था तो ये वहीं के रहने वाले हैं। 1984 में लगभग 40 वर्ष पहले लखनऊ में एक बड़े तपस्वी, महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी हुआ करते थे, विधायक भी जिनकी कीर्ति प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जैसे हमारे पूर्वज अपने ढंग से उसका मूल्यांकन किया और उनका स्मरण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सभी लोग उनको बहुत सम्मान देते और सभी दलों के लोग उनको सम्मान देते थे। समाज में तो वो गुरु जी कहलाते हैं। तो उनका अभिनंदन ग्रंथ प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जी के मार्गदर्शन में हम लोग तैयार कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने अपने संस्मरण लिखे, बहुत से कवियों ने उन पर कविताएं लिखी। उसी में एक विद्यार्थी आया, मेरा ख्याल 8वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा होगा, साहब हमने भी गुरु जी पर कुछ लिखा है, आप उनके सम्मान में जो ग्रंथ लिख रहे हैं। ऋषिकल डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी उन दिनों हिंदी संस्थान के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने नामकरण किया था उस ग्रंथ का। जब गुरु जी को देखा, उनके व्यक्तित्व समझा, तो इन्होंने कहा कि हमारी कविताएं इसमें शामिल कर लीजिए। हमने मैंने देखा घनाक्षरी छंद था और बड़ा पुष्ट छंद था, ठीक था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि एक नया लड़का घनाक्षरी जैसा एक काव्यशास्त्र का सुंदर छंद, जिसमें बड़ों बड़ों को पसीना आ जाता है, वैसे बंदी बहुत से लोग कर देते हैं, ऐसे छंद को कुछ तरीके से लिखकर लाया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा देखेंगे। और तब मेरा पहली बार एक विद्यार्थी के रूप में थे, मेरे डायरेक्ट विद्यार्थी नहीं थे, मैं तो डिग्री कॉलेज में था, अब से परिचय। उसके बाद छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती रही और ये आते रहे, तो मैंने इनके उस उदय को उदयाचल पर उठते हुए और तब से निरंतर इनकी हर विकास यात्रा में, विकास के हर सोपान में जो कुछ भी उपलब्धियां आती रही, मुझे देखने का सौभाग्य मिलता रहा और मैं हृदय से प्रफुल्लित होता रहा, अपना शुभाशीष भी देता रहा।
और जैसा कि हमारे द्विवेदी जी ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, ये कुछ नया करने की धुन लेकर आए और उसका पर बहुत सी बातें हो गई हैं। लोक साहित्य की खोज से लेकर जिज्ञासा, उनमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी थी। अपने यहाँ गीता में कहा गया ना कि श्रद्धावान लौटे ज्ञाना तत्परा संयुक्त है, तो इनमें श्रद्धा, जिज्ञासा, विनम्रता कूट कर भरी है, जो प्राय नहीं मिलती है हमारे समाज में, साहित्यिक वर्ग में भी, वो चीज इनमें है। तो उसके सहारे इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और गुरु अरसुर प्रसाद दीक्षित जी जैसा आदर्श जिन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया था श्रोत्र वर्ग की तैयारी में, मेरे गुरु थे वो, उनका आशीर्वाद। अब उनके इस व्यक्तित्व पर मैं बहुत कुछ न कहते, केवल इतनी बात कहूँगा, हिंदी कविता में बड़े आंदोलन आए। अभी अगीत की बात चली थी, रंगनाथ जी का नाम आया था, और साहित्य के इतिहास के आप सब लोग विद्यार्थी हो, जानते हो अच्छी तरह से कि कितने आंदोलन आए और वो थोड़े दिन चलकर समाप्त हो गए। नई प्रवृत्तियां आई, नए आंदोलन चल पड़े, वो भी कुछ दिनों तक आकाश में चल के मुख्य धारा बने और फिर धीरे धीरे वो हाशिए पर चले गए। गीत जिसका जन्म लोग मानते हैं कि आदिम अवस्था में हुआ, हमारे देश में ऋग्वेद गीतों का ही माना जाता है। एक बार संयोग था, सौभाग्य था, हिंदी संस्थान में हिंदी साहित्य के महान हिमालय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी बैठे थे और मुझे भी सौभाग्य था उनकी चरण स्पर्श करने का। तो उनसे कुछ चर्चा परिचर्चा लोग कर रहे थे और उनसे उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कविता को, तो उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ कविता तो वो होती है जो सबसे छोटी है। एक सज्जन उसमें बोले, सीता बोलते, उन्होंने कहा कि तो इस हिसाब से तो मुहावरे बहुत छोटे होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मुहावरा सबसे अच्छी करता है। एक साहब बोले कि नहीं, जापान में जो हाइकू छंद है 32 रुपयों में बन जाता है कम से कम शब्दों में। और उन्होंने कहा, आगे जी ने उसको अपने ढंग से कहा कि बेढक पानी गुड़, ये नहीं करता थी। और पंडित जी ने जो सिद्धांत है बहुत क्या अद्भुत है, उनके दर्शन ही सब कुछ मिल जाता, दर्शन करके उन्होंने कहा देखो, कविता कम से कम शब्दों में कही जाए और जो अपने आप में अपूर्णता न रहे, लेकिन कम से कम शब्दों में छोटे छोटे। तो मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि बड़ी सर्वोत्तम कविता का उदाहरण आप बता दीजिए। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में जो मंत्र है ऋचाएं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अभी चर्चा की। उन्होंने कहा, वैसे कितने और चरण है, सर्वोत्तम कविता ये तमसो मां ज्योतिर्गमय, बाकी और सब मंत्र भूल जाइए, इसमें वो सब कुछ है। फिर उन्होंने कहा कि कविता अगर संवेदना से शून्य है, भाव से शून्य है और मानुषी भावों का पोषण नहीं करता, लोक मंगल का संसाधन नहीं जुटाती, परिवेश नहीं बनाती, तो वो और कुछ हो, शब्दजाल हो सकती है, बड़ा भारी ज्ञान का कोई ऐसा स्तूप हो सकती है, स्मारक हो सकती है, मगर वो कविता नहीं हो। आप हिंदी कविता के बड़े बड़े आंदोलनों को देख डालिए, खासतौर से मैं मेरा संकेत नई कविता से, जहाँ से क्रांति हुई थी, निराला जी ने किया था, उससे पहले भी लोगों ने छंदमुक्त कविता का प्रवर्तन किया था। तो निराला जी की तो छंदमुक्त कविता भी छंदों पर भारी पड़ती है, उसकी लयात्मकता, उनका विधान, उनकी संवेदनाएं, पर बाद में नई कविता और छंदमुक्त कविता या मुक्त छंद कविता के नाम इतना पूरा कचरा इकट्ठा हुआ कि उसमें सब कुछ है, कविता नहीं। ये अपने आप में बड़ा सुंदर था, वरना कविता को समझने वाले जिस मंच की कविता को अब बहुत हल्के ढंग से लिया जाता है। और अभी भाई परवेश जी ने कहा 30 लाख गिरता है, 3 लाख, और श्रद्धे आदित्य जी ने तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने एक अनुशासन की बात की कि नहीं, हमारे मंच पर ये नहीं। तो आप देखें उस नई कविता में इतना कुछ है, पश्चिम से आयातित विचारों का इतना आतंक था उस कविता में कि हमारे पुराने
जो भारतीय वर्ग के विचारक चिंतक थे, लिखने वाले वो डर ऐसा थे, घबरा गए। ये बड़ा दुखद। कविता जिस जमीन से जन्म लेती है, अभी बात आई थी कि व्यक्ति की सुगंध हो रही है। दिनकर जी ने कहा था कि भारत स्वयं मनुष्य जाति की बहुत बड़ी कविता। भारत एक राष्ट्र, यहाँ की भूमि, यहाँ की संस्कृति। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कविता आपके नाम पर जो नया बहुत कुछ प्रयोग हुआ, वो सब शब्दों की बाजीगरी थी और कहीं आयातित विचारों का प्रदर्शन था, कहीं भुलझड़ी थी। ऐसी ऐसी कविताएं बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिख डाली उस समय, उस आंदोलन से प्रभावित होकर, कि जिसमें कविता और साहित्य ही नहीं, केवल वो एक विचारधारा का प्रोपेगेंडा था। तो क्या प्रचारात्मक कविता को कविता माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। पुराने कवियों में द्विवेदी युग में स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो राष्ट्रीय नारे हमारे होते थे, उन कवियों को सामर्थ्य देखिए कि उन नारों को कविता बना देते थे, उनमें कविता आ जाती। और आज स्थिति ये है कि कविता एक नारा बनकर रहती है। ये विडंबना। नवगीत और गीत की बात आई। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई अशोक अज्ञानी ने जो भी लिखा, आचार्यों ने कहा था कि दो तरह की प्रतिभाएं होती हैं, एक भावयत्री प्रतिभा होती है, एक कार्यत्री प्रतिभा होती है। भावयत्री प्रतिभा समीक्षा करती है, मर्मकर्ता का उत्पादित करती है, और कार्यत्री प्रतिभा स्वयं सृजन की। मुझे कहते हुए गर्व और बड़ा संतोष है कि डॉक्टर अशोक अज्ञानी ने दोनों प्रतिभाओं का युगपत समीकरण, ऊपरी इसकी समीक्षा कर लेते। और उससे भी बड़ी बात ये, जिसकी मैंने अब तक बात किया कि इनकी रचनाओं, चाहे जो लिखे, चाहे अवधि में लिखे, चाहे खड़ी बोली में लिखे, गजल लिखे, गीत लिखे, चाहे एक बंद का नया गीत का नया प्रस्थान लेकर आए, ये लिखे, इन सब में कविता होती है, कविता मिलेगी। जो यहाँ उदाहरण दिया हमारी बेटी ने, अग्रणी ने, या आदरणीय जो भी उदाहरण दिया या जिन लोगों ने, आप ध्यान दीजिए कविता मौजूद है। और कविता है संवेदना, भाव चेतना, विचार चेतना। और वही जो टिप्पणी जी ने कहा था, विद्या निवास जी ने, इस समाज के लोक के मंगल का विधान करने वाला, तो वो सब इनमें मिलता है। समाज का दर्द मिलेगा इनकी रचनाओं में, इनके गीतों में, इनके एक बंद के गीतों में मैंने पाया कि समाज के वे लोग जो हाशिए के समाज के लोग, जिधर हमारा शिष्ट समाज अभिजात वर्ग ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और वो साहित्य को मात्र काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति जीविताम उस धारा से जुड़ा हुआ रहता है, लोकरंजन मानता है उसका उद्देश्य। उन हाशियों में, अछूती जगहों में जहाँ रोशनी नहीं पहुंची है, उधर इनका ध्यान नहीं है। ये बात अलग है, निराला जैसे लोगों ने इच्छुक पर कविता लिखी, तोड़ती पत्थर एक रास्ता खोला, पर आज भी एक अभिजात पुलिकता बनी हुई है हमारे। अशोक अज्ञानी ने उन लोगों पर कविताएं, ट्रेन पर गा गाकर, बजा बजाकर मनोरंजन करने वाले बच्चों पर कविता लिखी, जो पैसा बचाना चाहते हैं। किन्नरों पर भी, यहाँ तक कि समाज के ऐसे ऐसे कोने अतरे, जिनको अवधि कहते हैं, कोना कहाँ से ये सब लिखा है और पूरी संवेदना। और मजेदार बात ये कि अगर हमारे भीतर संवेदनाएं, भाव चेतना और विचार चेतना बड़ी प्रमुख होती है, बड़ी उत्तम ओजस्विता के साथ आती है, तो भाषा शिल्प हमारे साथ नहीं देता। सजी हुई भाषा, शिल्प संयत भाषा, बोलचाल की भाषा के निकट, लेकिन साहित्य के संस्कारों से युक्त, ये सब कुछ इनके गीतों में में चाहे भंग हो या कहीं सब कुछ। तो मैं ऐसे इस अवसर पर इनकी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद में मिला है तो ये और तरक्की करेंगे। जैसा आदित्य जी ने कहा था कि रिटायरमेंट के लड़की कभी तो नहीं है, लेकिन जब होंगे तो बड़ा काम करेंगे और लखनऊ का झंडा प्रवर्तन के क्षेत्र में साहित्य में आगे करेंगे। कभी दौर था, बड़े बड़े समारोहों में, सेमिनारों में होता था कि लखनऊ की बृहत रही पंडित अमृतलाल नागर, भगवती बाबू यशपाल, ये तीन नाम आते थे, चाहे राष्ट्रीय संगोष्ठी हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय। इधर कुछ शून्य जैसा दिखता था, व्यक्तियों जैसा। मुझे विश्वास है
ये भाई सर्वेश भाई आदरणीय आदित्य जी सब लोग मिलकर के इस नई पौध को सींचेंगे और ये इतना पल्लवित पुष्पित होगी कि लखनऊ हमारा फिर हिंदी क्षेत्र का केंद्र है। सही बात है, दिल्ली बाजार का केंद्र हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीयता के तमाम तार्किकता के केंद्र बन सकती है वो, लेकिन साहित्य का केंद्र दिल्ली नहीं हो। अंग्रेज जी ने कहा तो दिल्ली वाल हो कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभी आपको संबोधित करेंगे।